गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग। आ जाइए। मैं यही था भाई, यही हूँ। टेक्निकल एरर सॉल्व करवा रहे थे हम लोग। हाँ, ठीक है। चलो फाइनली डन। आइए बच्चों, पढ़ लेते हैं ना, फिर कल टेस्ट भी है। आइए बच्चों, स्टेप 8-7 पढ़ लिया था हमने। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया खोज ली थी। अब हमें क्या करना है, उससे प्रोटीन बनवाना है। तो ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ये है अगला स्टेप। अब बच्चों, जीन प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से जीन से मोस्टली क्या बनेगा? प्रोटीन। तो जीन प्रोडक्ट यूजुअली क्या होगा? एक प्रोटीन होगा। सही है? अरे पप्पू यादव जी, एम के जे नहीं है, एम के जी है यार, नाम तो सही कर दो। एम के जे नहीं, एम के जी। चलो आ जाओ सोहेल। देखो भाई, तो समझो बच्चों, अभी हमने पिछली क्लास में एक ऐसी बैक्टीरिया खोज ली। मान लो ये बैक्टीरिया है, ये इसका न्यूक्लियोइड डीएनए इकोलाई है मान लो, जिसका ये न्यूक्लियोइड है। और इसमें हमने डाल दिया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने डाल दिया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये डिजायर्ड जीन के नाम पर मान लो मैंने डाला है ह्यूमन जीन। डिजायर्ड जीन के नाम पर क्या डाला है? ह्यूमन की कोई जीन डाली है। सही है? ठीक है। तो इस बैक्टीरिया में मैंने बाहरी डीएनए डाल दिया, तो इस बैक्टीरिया को क्या बोला जाए? जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई। क्या बोलूंगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई। बच्चों, ये इकोलाई के अंदर ये जो मेरी जीन है, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगी तो एमआरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन करेगी तो प्रोटीन बनेगा। लेकिन प्रोटीन कौन सा बनेगा? ह्यूमन की जीन है तो ह्यूमन प्रोटीन ही बनेगा। पता है इस प्रोटीन को एनसीईआरटी क्या बोलती है? कि बोलो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोलो? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। दो लेक्चर पहले क्या हुआ था कि, है ना, एक बच्चा था एक बच्चा था जो हेट्रोलॉगस होस्ट में फंस गया था। वो लाइन यहां पर है ना। देखो बच्चों, मैंने अपनी जीन, इंसान की जीन इंसान में डालो तो होमोलॉगस होस्ट, इंसान की जीन किसी और में डालो, ई कोलाई में डालो, तो क्या बोलोगे इसे? हेट्रोलॉगस होस्ट। सही है? तो इंसान की जीन हेट्रोलॉगस होस्ट में प्रोटीन बना रही है, इसे क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अगर कोई जीन हेट्रोलॉगस होस्ट में एक्सप्रेस करे, मतलब प्रोटीन बनाए, सही है, उसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो देखिए, एनसीईआरटी की लाइन बोलता हूं, इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन, मतलब अगर कोई प्रोटीन बनाने वाली जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलॉगस होस्ट। किस में एक्सप्रेस हो रहा है? हेट्रोलॉगस होस्ट में एक्सप्रेस हो रहा है। तो जो प्रोटीन बनी है, एक सेकंड, जो प्रोटीन बनी है उसे क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। प्रोटीन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। याद रखना, नीट में लाइन आ जाएगी, सेम एज इट इज, करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढने को, और हेट्रोलॉगस होस्ट की जगह होमोलॉगस होस्ट कर देंगे। अगर होमोलॉगस होस्ट कर दिया तो गलत हो जाएगी ये लाइन। सही है? तो सिंपल है भाई, अगर कोई प्रोटीन बनाने वाली जीन किसी हेट्रोलॉगस होस्ट में प्रोटीन बनाए तो इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। सही है बच्चों? बिल्कुल। तो सुनिए, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई है। ये हमने पिछले, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई सिमिलरिटी नहीं है, मैं अपनी जीन ई कोलाई में भी डाल सकता हूं, ईस्ट में भी डाल सकता हूं, जीन डाली है।
ठीक है, बायोटेक यही है। अब क्या करें बच्चे, पिछले क्लास में हमने ढूंढ ली थी वो बैक्टीरिया जिसके अंदर डिजायर्ड जीन जा चुका है। अब क्या करना है, अब वो समझो बच्चों। अब इसको कल्चर कराओ स्मॉल स्केल पर, कल्चर कराओ इन स्मॉल स्केल, छोटे लेवल पर। कहां भाई, लैब में, टेस्ट ट्यूब में, छोटे से कंटेनर में कराओ मल्टीप्लाई। ये देखो मल्टीप्लाई कराओ इसको, 1 से 2 4 ऐसे मल्टीप्लाई कराओ। सर हम पिछले 5 लेक्चर से मेहनत कर रहे हैं, बैक्टीरिया ढूंढने में रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली मिल गई जिसके अंदर डिजायर्ड जीन है। अब आप बोल रहे हो कि छोटे लेवल पर टेस्ट ट्यूब, ये छोटे बर्तन में मल्टीप्लाई कराना है। हां भाई, छोटे लेवल पर करना है। क्यों करना है, बड़े लेवल पर भी करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन पहले छोटे लेवल पर। क्यों, तो क्यों की वजह मैं यहां लिखूंगा। बच्चे मैं यह जानना चाह रहा हूं कि इस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराने के लिए बेस्ट कल्चर मीडियम क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ऑप्टिमम पीएच कितना होगा, मतलब कि बेस्ट पीएच क्या दूं इसे ताकि ये तेजी से मल्टीप्लाई कराए, बेस्ट टेम्परेचर क्या दूं ताकि ये तेजी से मल्टीप्लाई करे। वो जांचना है, हिट एंड ट्रायल करना है, भी पता करना है इसको ग्रो करने के लिए बेस्ट मीडियम क्या है, बेस्ट पीएच टेम्परेचर क्या है। और फिर जब ये जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर ले, प्रोटीन बना ले, तो उस प्रोडक्ट को इनसे आइसोलेट कैसे करना है, प्यूरिफाई कैसे करना है, सब पता कर लो तब ना बड़े लेवल पर जाओ। पता चले आपने 1 करोड़ बैक्टीरिया बना ली या 10 करोड़ बैक्टीरिया बना ली, सब में डिजायर्ड प्रोडक्ट इंसुलिन बन गया, अब आपको पता ही नहीं कैसे निकालना है, कैसे प्यूरिफाई करना है, तो बर्बाद हो गया सब। सही है, इसलिए तो देखो जरा मैं क्या लिख रहा हूं, ये छोटे लेवल पर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, उस पर फोकस करते हैं। टू नो बेस्ट कल्चर मीडियम, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बेस्ट कल्चर मीडियम जानना है। ऑप्टिमम पीएच, मतलब बेस्ट पीएच इसके मल्टीप्लाई करने के लिए ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर जानना है, ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर जानना है फॉर ग्रोथ। और क्या जानना चाह रहे हो, टू नो हाउ प्रोडक्ट इज टू बी आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड, प्रोडक्ट कैसे निकालना है और कैसे प्यूरिफाई करना है, सब पता कर लो तब बड़े स्केल पर चलेंगे। हार्बर का मतलब होता है कंटेन करना, उसके अंदर होना। सही है, श्रेयांश केसरी जी बोल रहे हैं इकोलाई क्या होता है। हो भाई 5th क्लास का कोई बच्चा आ गया क्या यहां, इकोलाई बैक्टीरिया है बच्चे, चलो आ जाओ। तो छोटे लेवल पर तो हो गए बच्चे, अब चलो करते हैं बड़े लेवल पर मल्टीप्लिकेशन। कल्चर कराएंगे इन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में कहां मल्टीप्लाई कराओगे, तो सुनो मेरी बात, कल्चर कराएंगे लार्ज स्केल पर। ये जो शब्द है मैं अगले पे स्लाइड में लेके जा रहा हूं। सब कुछ पता कर लिया, अब कराएंगे कल्चर इन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में कहां मल्टीप्लाई कराओगे, लार्ज स्केल में मल्टीप्लाई कराएंगे लार्ज स्टील कंटेनर में। किसमें कराएंगे, लार्ज स्टील कंटेनर में, जिन्हें कहते हैं क्या, बायो रिएक्टर या बायो फर्मेंटर, या कह देते हैं बायो फर्मेंटर। एक सेकंड, बायो फर्मेंटर या बायो वेसल, बायो रिएक्टर में मल्टीप्लाई कराएंगे। हार्बरिंग बता तो दिए बच्चे, कंटेनिंग। अच्छा, अब ये जो बायो रिएक्टर, इसी में क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हो, ये भी तो जानना है। पहले तो इसकी कैपेसिटी जान लो। इसकी कैपेसिटी होती है 100 से 1000 लीटर तक, 100 से 1000 लीटर्स। अरे भाई, ये बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट यानी बैक्टीरिया जो है, जो रिकॉम्बिनेंट यानी बैक्टीरिया है, उसमें रिकॉम्बिनेंट यानी बैक्टीरिया है, उसको मल्टीप्लाई कराना है। अब मल्टीप्लाई तो कराना है, मल्टीप्लाई तो कराना है, अब मल्टीप्लाई तो कराना है, लेकिन
यही क्यों करा रहे हैं? मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं इसमें? अरे किसी कंटेनर में नॉर्मल कर लो, पानी की टंकी में कर लो, इसी में क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चों ये जो कंटेनर है इसमें हम बैक्टीरिया को जितना पीएच चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, सब दे सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखो ना, मैं लिख रहा हूं इस कंटेनर में इंटरनल पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर मतलब वाटर एक्सेट्रा can be regulated as per requirement of the cell। सेल की जरूरत के हिसाब से ये सब चीजें हम दे सकते हैं बायोरिएक्टर में, इसीलिए बायोरिएक्टर में मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे कॉमन बायोरिएक्टर जो यूज होता है बच्चों, कॉमनली यूज्ड जो बायोरिएक्टर है उसका नाम है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ये दो तरह के हैं, पढ़ेंगे अभी। सबसे कॉमन बायोरिएक्टर है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, बिल्कुल पढ़ेंगे बच्चों, बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले बच्चों, उसके पहले मैं चाहता हूं ये बैक्टीरिया को कल्चर करना, मल्टीप्लाई कराना, ये दो प्रकार का होता है। तो आगे कल्चर करना सिखाता हूं, फिर बायोरिएक्टर लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराना, कल्चर कराना दो तरह का होता है, ध्यान से समझिएगा। बैक्टीरिया को कल्चर करना दो प्रकार का होता है। एक होता है बैच कल्चर, एक होता है बैच कल्चर, और एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर। अब इन दोनों में अंतर क्या है? आगे बैच कल्चर समझते हैं। बैच कल्चर की खास बात यह है कि इसमें यूकैरियोट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, सिर्फ प्रोकैरियोट में है। पहली ही लाइन मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में यही लिखी थी। ठीक है, तो बैच कल्चर की खास बात यह है कि कल्चर मीडियम केवल एक बार डाला जाएगा। कल्चर मीडियम इज एडेड ओनली वन टाइम। कल्चर मीडियम केवल एक बार ऐड किया जाएगा। क्या मतलब है, सब समझाता हूं। देखो करना क्या है बच्चों, ऐसा करो, एक बायोरिएक्टर लेते हैं, मान लो ये इसका आउटलेट है, इस आउटलेट और इनलेट है ये। मान लो ये बायोरिएक्टर का इनलेट है, ये क्या है, इनलेट, ये है आउटलेट। ठीक है, आउटलेट बंद कर दो, आउटलेट बंद कर दिया। इसमें भर दो, इसमें क्या भरना है, कल्चर मीडियम डाल दो, एक बार कल्चर मीडियम डाल दो, और वो बैक्टीरिया जो ढूंढी है ना डिजायर्ड जीन वाली, वो डाल दो। बोले तो रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल डाल दो। आरईसी का मतलब रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉम्बिनेंट है। सही है, सही है। तो देखो, तो रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल डाल दो। अरे मतलब रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जो खोजी है ना पिछले स्टेप से, वो डाल दो, कल्चर मीडियम डाल दो। लेकिन कल्चर मीडियम सिर्फ एक ही बार डालना है, कल्चर मीडियम सिर्फ एक ही बार डालना है। सही है, कल्चर मीडियम हमने डाल दिया। मल्टीप्लाई करने दो बैक्टीरिया को, मल्टीप्लाई करने दो। कब तक? जब तक कल्चर मीडियम खत्म ना हो जाए। कल्चर मीडियम जब तक खत्म ना हो जाए चलने दो, बीच में कोई कल्चर मीडियम नहीं डालना है। और जब कल्चर मीडियम खत्म हो जाए तो ये आउटलेट खोलो, सारा कंटेंट निकाल लो। सही है, सारा कंटेंट निकाल लो। अब ये जो बैक्टीरिया करोड़ों बन चुकी हैं मल्टीप्लाई कर करके, इनको जो करोड़ों बन चुके इनको मारो और इनसे प्रोडक्ट निकाल लो। सही है। शुभदीप पांडा, एमकेजी पीडिया पिछले क्लास में रिकॉर्ड करी है मैंने, है ना। विशिकेशन बात कर लूंगा यार, मैंने कल बोला था आपको, बात कर लूंगा मैं, टेंशन ना लो, है ना। तो सुनिए मेरी बात, कल्चर मीडियम डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया डाल दिया, मल्टीप्लाई करने दो। करोड़ों बन गए, आउटलेट खोलो, बैक्टीरिया निकालो, मार के उनसे प्रोडक्ट निकाल लो। सही है। अच्छा,
इसका अगर मुझे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना हो बच्चों, ग्राफ के फॉर्म में, तो आओ ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं इसे। मान लो इधर ले रहा हूं मैं टाइम, इधर ले रहा हूं नंबर ऑफ सेल्स, समझो ना बच्चों। तो जब आपने बैक्टीरिया डाला था यहां, तो शुरुआत में बैक्टीरिया के लिए एक नया एनवायरनमेंट था, तो इसको कोप अप करने में टाइम लगेगा, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो पहले इस बैक्टीरिया का जो डिवीजन रेट है, इस बैक्टीरिया का जो डिवीजन रेट है वो स्लो होगा। पहले डिवीजन रेट स्लो होगा और फिर फास्ट होगा, समझ रहे हैं? तो शुरुआत में डिवीजन रेट स्लो है, देखो ना ऐसे, ये देखो ऐसे स्लो है। तो जब डिवीजन रेट स्लो है, इसे क्या बोलते हैं? लैग फेज। और एक बार एडजस्ट हो गया, फिर तो इनकी लॉटरी लग गई, फिर तो इनकी लॉटरी लग गई। आओ पियो, मल्टीप्लाई करो, तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है ये? लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज आ गया। लेकिन बच्चों रिसोर्स तो लिमिटेड है, रिसोर्स तो लिमिटेड है। थोड़ी देर बाद कल्चर मीडियम कम पड़ने लगेगा, तो ये आ जाएगा स्टेशनरी फेज में। कहां जाएगा? स्टेशनरी फेज में। सही है, स्टेशनरी फेज में आ जाएगा, क्योंकि कल्चर मीडियम तो कम होने लगा, तो रिसोर्स लिमिटेड है। तो रिसोर्स लिमिटेड है तो स्टेशनरी फेज आ गया। लेकिन बच्चों धीरे धीरे कल्चर मीडियम खत्म होने लगेगा, तो ये ग्राफ नीचे जाने लगेगा। ये जो नीचे जा रहा है ना, इसे कहेंगे डिक्लाइन फेज या डेथ फेज। क्या बोलेंगे? डिक्लाइन फेज या डेथ फेज। ये नीचे जाने लगेगा। सही है? जे शेप नहीं बच्चे, सिग्मोइड ही था ये। बस अगर ज्यादा समय तक रखोगे तो बैक्टीरिया की डेथ होने लगेगी। मैं ये बता रहा हूं, फ्यूचर बता रहा हूं। निशांत बोल रहा है मारेंगे कैसे सर बैक्टीरिया? ओ भाई, छोटी छोटी सेल्स है, बल्क में है, तेरे पास पूरा टैंकर भरा है, आराम से किल कर सकता है। घुमाएगा तो भी कई मर जाएंगी ब्लेड से। ठीक है? हाँ चलो देखो, मैं बोल रहा हूं शुरुआत में बैक्टीरिया धीरे मल्टीप्लाई किया, नया एनवायरनमेंट था, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। फिर तेजी से मल्टीप्लाई किया क्योंकि रिसोर्स खूब है, लेकिन धीरे धीरे रिसोर्स कम होने लगा तो स्टेशनरी, अब बाद में डेथ फेज आने लगेगा। सही है? ओके, ये है बच्चों बैच कल्चर। बैच कल्चर की एक ही टैगलाइन है कि कल्चर मीडियम सिर्फ एक बार ऐड करेंगे। सही है? ओके, अब बात आई बच्चों कंटिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर बता दिया मैंने, अब कंटिन्यूअस कल्चर समझते हैं। कंटिन्यूअस कल्चर में बच्चों बायोरिएक्टर कुछ इस तरह से दिखता है, देखना। मान लीजिए ये बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर कुछ इस तरह से है। ये ऐसे है, ये मान लो इनलेट है, ये आउटलेट है। ठीक है, इसमें डाल दो कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम डाल दो, वही रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया डाल दो मल्टीप्लाई होने के लिए, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल या रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जिसमें डिजायर्ड जीन है डाल दो, मल्टीप्लाई होने दो। अरे तो धीरे धीरे कल्चर मीडियम कम हो जाएगा, धीरे धीरे कल्चर मीडियम कम हो जाएगा। बैक्टीरिया की साइज 0.3 से 0.5 माइक्रोन। अच्छा सुनो, अब क्या करना है बच्चों, जब कल्चर मीडियम ये यूज करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो जैसे ही कल्चर मीडियम कम होने लगेगा, हम इनलेट से फ्रेश कल्चर मीडियम रेगुलर इंटरवल पर ऐड करते रहेंगे। फ्रेश कल्चर मीडियम हम ऐड करते रहेंगे और यूज मीडियम हटाते रहेंगे। अरे सुनो तो, यूज मीडियम के साथ कुछ बैक्टीरिया भी तो आएंगी। इसमें कंटिन्यूअस रेगुलर इंटरवल पर कल्चर मीडियम देते रहेंगे, मतलब रिसोर्स अनलिमिटेड रख रहे हैं। आप बिल्कुल सही प्रिडिक्ट कर रहे हो, जे शेप का कर्व आएगा इस बार, समझना।
रेगुलर इंटरवल पर कल्चर मीडियम डालता रहूंगा, रिसोर्स अनलिमिटेड है। यूज मीडियम के साथ कुछ बैक्टीरिया भी तो आएंगी और उनके अंदर प्रोडक्ट बन चुका है, तो उनको मारकर उनसे प्रोडक्ट निकालते रहेंगे, उनको मारकर उनसे प्रोडक्ट निकालते रहेंगे। यूज मीडियम के साथ जो बाहर बैक्टीरिया निकलेंगी उनमें प्रोडक्ट होगा, उनको मार के डिजायर्ड प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सही है। तो इसमें क्या अंतर है? इसमें कल्चर मीडियम एक बार ऐड करेंगे, इसमें एट रेगुलर इंटरवल कल्चर मीडियम ऐड करते रहेंगे। एट रेगुलर इंटरवल fresh culture medium is added through an inlet, and use medium is taken out through outlet। यहां रिसोर्स कम नहीं होने देंगे भाई, रिसोर्स की कमी नहीं होने देंगे, रेगुलर इंटरवल पर ये करते रहेंगे। ठीक है। तो ये यूज मीडियम को आउटलेट से, अरे क्रश कर दो भाई, बैक्टीरिया को मर जाएगी। पीछे पड़ गए, बैक्टीरिया कैसे मारेंगे? ठीक है, क्रश कर दो, वैसे ही मर जाएंगे, बल्क में है। अच्छा, तो एक अंदर पता चल गया। यूज मीडियम, इसमें रेगुलर इंटरवल पर फ्रेश मीडियम देते रहेंगे ताकि रिसोर्स कम ना पड़े। तो आपको नहीं लग रहा इस बार ग्राफ जो बनेगा, लैग तो आएगा, फिर लॉग ही चलता रहेगा, मतलब जे शेप का कर्व आएगा। देख लो, ग्राफ भी देख लो भाई, क्या है, ग्राफ भी देख लो। यहां ले लो टाइम, यहां ले लो नंबर ऑफ सेल्स। तो पहले तो बैक्टीरिया को टाइम लगेगा नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में, तो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा, लैग फेज। लेकिन इसके बाद जब सेट हो गया यहां, तो इसकी तो लॉटरी लग गई, तेजी से मल्टीप्लाई करता रहेगा, मतलब लॉग फेज चलता रहेगा, खत्म ही नहीं हो रहा, रिसोर्स लगातार दिए जा रहे हो। तो आपको नहीं लग रहा मैं बैक्टीरिया को लॉग फेज पर मेंटेन करके रख रहा हूं? सही है, ये हो रहा है। तो कंटिन्यूअस कल्चर की एक लाइन एनसीईआरटी ने भी लिखी है, मैं यहां लिख देता हूं। कंटिन्यूअस कल्चर में एक लाइन एनसीईआरटी ने भी लिखी है, क्या? रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल आर maintained at physiologically most active phase। कौन सा फेज? लॉग फेज। ओ सॉरी, मोस्ट एक्टिव फेज, दैट इज लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। लगातार मल्टीप्लाई करा रहे, किस लिए भाई? ताकि प्रोडक्ट लार्ज स्केल में मिल सके। ये एनसीईआरटी है, सो एज टू ऑब्टेन प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल। अगर एनसीईआरटी ने ये लाइन ना लिखी होती तो मैं आपको ये कल्चर पढ़ाता ही नहीं। सही है, कल्चर पढ़ाने की सिर्फ एक वजह थी, वो ये लाइन। सेल्स को लगातार न्यूट्रिएंट देते रहेंगे, तो न्यूट्रिएंट देते रहेंगे तो रिसोर्स अनलिमिटेड है, तो लॉग फेज पर बना रहेगा, जे शेप का कर्व आएगा, है ना, जे शेप का, ताकि प्रोडक्ट लार्ज स्केल में मिल सके। ठीक है, तो यह था कल्चर। दोनों में समराइज करता हूं, दोनों में अंतर क्या है? एक में कल्चर मीडियम एक बार डालेंगे और दूसरे में रेगुलर इंटरवल पर फ्रेश मीडियम देते रहेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ, अब बारी आई बच्चों, कल्चर हो गया, अब पढ़ते हैं बायोरिएक्टर। दो तरह के बायोरिएक्टर एनसीईआरटी ने बताए हैं। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्टर्ड टैंक जो बायोरिएक्टर है वो दो तरह का है। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर दो तरह का है। एक है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, एक है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, और एक है स्पार्स्ड
स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। समझना मेरी बात। एनसीईआरटी में डायग्राम बना है बच्चों, बायोरिएक्टर के 2 डायग्राम। हाँ, वो बैच के ही बता रखे हैं विवेक। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। सही है। देखो भाई, एनसीईआरटी में वो जो डायग्राम बने हैं ना, सेकंड लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, सेकंड लास्ट पेज जो है इस चैप्टर का, वहां पर 2 डायग्राम बने, वही समझाने जा रहा हूं। अगर मैं कुछ लिखूं तो उसे देख लो, बाद में एनसीईआरटी में अटैच कर देना। ठीक है। हाँ, लेबलिंग तो आनी ही चाहिए बच्चे। देखो बच्चों, देखो ये जो सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, ये जो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर होते हैं, ये सिलिंड्रिकल होते हैं, या इनका बेस बोलो कर्व्ड होता है। इनका जो बेस होता है वो कर्व्ड होता है। कर्व होने से फायदा क्या होगा? कर्व होने से फायदा ये होगा, कंटेंट की स्लोप क्रिएट हो जाएगा ना, तो कंटेंट की मिक्सिंग अच्छे से हो सकेगी। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है, एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है क्या? एनसीईआरटी साफ साफ ये लिखती है कि जो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर होते हैं, वो चाहे सिंपल स्टर्ड हो या स्पार्स स्टर्ड टैंक हो, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं, या बोलो उनका बेस कर्व्ड होता है, ताकि मिक्सिंग ऑफ कंटेंट, बायोरिएक्टर का जो कंटेंट है मिक्सिंग का, वो अच्छे से हो सके। सही है। हाँ, तो ऐसा है, वो बात अलग है। एनसीईआरटी ने स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर जब बनाया है तो उसका डायग्राम ऐसे बनाया है। लेकिन बच्चों ये ना सोचना ये रफ डायग्राम बनाया एनसीईआरटी ने इसका। दोनों सिलिंड्रिकल या कर्व्ड बेस वाले होते हैं, दोनों सिलिंड्रिकल या कर्व्ड बेस वाले होते हैं। एनसीईआरटी ने साफ साफ लाइन लिखी है, ये नहीं लिखा है कि सिंपल स्टर्ड टैंक वाले की मिक्सिंग होती है। नहीं, स्टर्ड टैंक जिसमें दोनों आ जाते हैं, दोनों सिलिंड्रिकल या कर्व्ड बेस के होते हैं। एक्चुअली ये रफ डायग्राम है और इसमें 2 प्रोसेस समझाने के लिए डायग्राम बनाया गया है इसका, और कोई बात नहीं। सही है। ठीक है, तो चलो ये हुआ ऐसे। बच्चों देखो, इसमें ना, इसमें ये रहा यहां पर, एक सेकंड, ये रहा इसमें यहां पर इनलेट, जहां से हम कल्चर मीडियम डालेंगे। ये रहा आउटलेट, ये है आउटलेट, जहां से कल्चर मीडियम बाद में बाहर निकालेंगे। बच्चों जब अगर आपको बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराना है, सब पता चलेगा। जब आपको बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराना है तो सबसे पहला काम बच्चों, यहां से इसमें स्टीम भेजो। स्टीम क्यों भेज रहे हो? फॉर स्टेरिलाइजेशन। हो सकता है आपने जब पिछली बार मल्टीप्लाई कराया था बैक्टीरिया को, तो हो सकता है कुछ बैक्टीरिया रह गए हो या कोई फंगस रह गया हो, तो आगे तो इनलेट आउटलेट खोल दो और स्टीम पास कराओ, ताकि जो भी माइक्रोब हो अगर यहां, वो सब मर जाए। सही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया हैं, कल्चर करने जा रहे हैं, पहले स्टीम पास करो ताकि जो भी बैक्टीरिया फंगस हो सब मर जाए। सही है। अच्छा, अब मर चुके हैं, अब आउटलेट बंद कर दो। अब आउटलेट बंद कर दो भाई। अब इसमें भर दो कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम, लिक्विड कल्चर मीडियम भर दो। ये लो भर दिया। एनसीईआरटी ने लिक्विड कल्चर मीडियम की जगह वर्ड यूज किया है कल्चर ब्रॉथ। तो कल्चर ब्रॉथ का मतलब है कल्चर मीडियम, बैक्टीरिया के खाने पीने की चीजें डाली गई हैं, वो भी किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में डाल दिया है। लिक्विड कल्चर मीडियम डाल दिया। ठीक है। अब और सुनो, लिक्विड कल्चर मीडियम डाला है, पता कितना डाला है? 75% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। 75% कैपेसिटी भरेंगे। अगर 1000 लीटर कैपेसिटी है तो 750 लीटर ही भरेंगे। क्यों? खाली क्यों छोड़ रहे हो? पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक।
अच्छा, अब बच्चों और क्या, देखो बैक्टीरिया के खाने पीने का जुगाड़ तो कर दिया मैंने, लिक्विड कल्चर मीडियम डाल दिया और उसमें बैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है। अब और क्या रह गया, खाने पीने का जुगाड़ तो हो गया, हाँ ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन भेजेंगे स्टेराइल। स्टेराइल मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। यहां लिख देता हूं, स्टेरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। तो स्टेराइल एयर भेजेंगे भाई, मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री ऑक्सीजन भेजेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन भेज दी, ऑक्सीजन भी हो गया, खाने पीने का जुगाड़ भी हो गया, सही है, हो गया। अब आगे सुनो बच्चे, ये जो बायोरिएक्टर है ना, इसमें सेंसर लगे होते हैं जो बताते हैं कि यहां क्या पीएच चल रहा है, टेम्परेचर चल रहा है, सब बताते हैं, पीएच टेम्परेचर सब बताते हैं। तो यहां पर सेंसर लगा होता है, यहां पर, जो कि एनसीईआरटी नहीं दिखाया, मैं भी नहीं दिखा रहा। यहां सेंसर लगे होते हैं जो बताते हैं कि यहां का पीएच क्या चल रहा है। मान लो मैं जिस बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा हूं वो पीएच 7 पर बेस्ट ग्रो करता है, पीएच 7 पर बेस्ट ग्रो करता है। सेंसर में रीडिंग आ रही है पीएच 5, अरे पीएच 7 में ग्रो करता है बेस्ट, तो पीएच 5 हो गया है, तो क्या करूं, पीएच 5 हो गया तो क्या करूं, बेस डाल दो, पीएच 7 हो जाएगा, या पीएच 9 हो गया है तो एसिड डाल दो ताकि पीएच 7 हो जाए। तभी तो एनसीईआरटी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन यह जरूर बताया है कि यहां से पीएच अगर बदलेगा तो पीएच कंट्रोल के लिए एसिड या बेस ऐड करते रहेंगे, सही है, ठीक है भाई। अगला सुनो बच्चे, टेम्परेचर कंट्रोल भी है। अरे स्टील का बर्तन है भाई, स्टील का बर्तन है, मान लो सेंसर में रीडिंग आ रही है कि अभी टेम्परेचर है 40 डिग्री, लेकिन जो बैक्टीरिया में ग्रो कर रहा हूं वो बेस्ट ग्रो करता है 35 पर, बेस्ट ग्रो करता है मान लो 35 और टेम्परेचर 40 है, तो टेम्परेचर 40 हो गया है, चाहिए 35, तो क्या करूं, अरे स्टील बर्तन है भाई, यहां एक थर्मल जैकेट लगा होता है, इसमें ठंडा पानी फ्लो करा दो, इसमें ठंडा पानी फ्लो करा दो, तो ठंडा पानी फ्लो कराओगे तो अंदर कंडक्ट हो जाएगा और टेम्परेचर 40 से गिर के क्या हो गया, 35 हो गया, सही है। मान लो टेम्परेचर 20 हो गया, मुझे तो 35 चाहिए, 20 हो गया तो हॉट वाटर फ्लो करा दो, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो टेम्परेचर पीएच कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, और सुनो बच्चों, यहां पर एक मोटर लगी होती है, यहां पर एक प्रेशर को नापने के लिए मीटर भी लगा है, पता चले कंटेनर के अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाए कि फट जाए, तो प्रेशर भी, ठीक है ना। कुछ नहीं बच्चे, जो मैं लिख रहा हूं ना बस उतने से काम चलेगा, नीट में वही काम आएगा प्रियंका, ठीक है। मोटर लगा है, अब मोटर से बच्चों ये शाफ्ट लगा हुआ है, ये शाफ्ट लगा हुआ है, और इस शाफ्ट में ब्लेड लगे हुए हैं, ब्लेड लगे हैं भाई, चलो ब्लेड बना दूं, ये ब्लेड है, ये देखो, ये ऐसे ब्लेड है। कल्चर मीडियम जहां नहीं है उसके बाहर उस एरिया में भी ब्लेड है, और कल्चर मीडियम में डूबे हुए ब्लेड भी हैं। जो ब्लेड कल्चर मीडियम में डूबे हैं ना, उनमें नॉर्मल ब्लेड के साथ फ्लैट ब्लेड्स भी हैं, तभी तो एनसीईआरटी ने इन फ्लैट वालों को बोला है फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर। आलोक जी, टेस्ट की टाइमिंग ऐप पर देखो बच्चे, यहां नहीं मिलेगा, है ना, यहां सिर्फ क्लास का कंटेंट, ठीक है, टाइमिंग वहीं पर जाकर देखो आप ऐप पर, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए, ये ब्लेड्स है, वो जो बोल रहा था ना कोई एजिटेटर क्या होता है, एजिटेटर का मतलब मिक्सिंग के लिए जो यूज होता है, यही है ब्लेड्स जो यूज कर रहे हैं ना एजिटेटर के लिए, शेक करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब समझो, तो ये ब्लेड्स है, शाफ्ट में ब्लेड लगे, मोटर हाई स्पीड रोटेट करेगी, हाई स्पीड रोटेट करेगी तो ये पूरी ब्लेड घूमेंगी, इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये जो नीचे ब्लेड डूबी हुई हैं,
जो ब्लेड कल्चर मीडियम में डूबी हुई हैं, पता है मैं इनको कहता हूं लोअर ब्लेड, इनका काम अलग है। और जो ब्लेड कल्चर मीडियम से ऊपर है इसको मैं कहता हूं अपर ब्लेड। दोनों का काम अलग है, लोअर ब्लेड का काम अलग है, अपर ब्लेड का काम अलग है। लोअर ब्लेड का काम है कंटेंट की मिक्सिंग कराना, कल्चर मीडियम और ऑक्सीजन को प्रॉपर मिक्स कराना, कल्चर मीडियम और ऑक्सीजन को मिक्स कराना, ताकि लिख दिया तो यार स्टीम डाला ताकि माइक्रोब्स मर जाएं, ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री हो जाए। अच्छा सुनो, देखो बच्चों, लोअर ब्लेड का काम है कंटेंट और ऑक्सीजन की मिक्सिंग कराना, ताकि बैक्टीरिया किसी भी कोने में हो प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो लोअर ब्लेड का काम क्या है? हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कल्चर मीडियम एंड एयर, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कल्चर मीडियम एंड एयर, ये कराता है ये। ठीक है, अब बात है ऊपर ब्लेड क्यों लगाया, वहां क्या है भाई, खाली जगह है? नहीं बच्चों सुनो, ध्यान से समझना, यहां लिक्विड कल्चर मीडियम है, लिक्विड कल्चर मीडियम है, ऑक्सीजन है, बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिज्म भी चल रहा है, लिक्विड है, ऑक्सीजन है, बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिज्म है, और घुमा भी रहे हो तो यहां फोम क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? फोम, झाग। ये जो खाली जगह छोड़ी थी ना, वो फोम के लिए ही छोड़ी थी। सही है? और सुनो, अब ये ब्लेड का काम है फोम को खत्म करना, इसका काम है फोम को खत्म करना, तभी तो एनसीईआरटी ने इसे फोम ब्रेकर लिखा है, इसे फोम ब्रेकर लिखा है। फोम ब्रेकर फोम को खत्म करेगा। क्यों भाई? देख बच्चे, फोम जो है ना, अगर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इधर आ गया तो फोम जो है गैसियस एक्सचेंज के लिए बैरियर है। अभी बैक्टीरिया ऑक्सीजन कितने एरिया से पा रहा है? इतने एरिया से। अगर फोम नीचे आ गया तो बैक्टीरिया को, फोम यहां तक आ गया तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन पाने के लिए सरफेस एरिया कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए फोम ब्रेकर लगा रखा है, ताकि फोम जो भी बने खत्म होता रहे। ठीक है, अब बैक्टीरिया विटामिन भी यूज, हाँ बिल्कुल, कल्चर मीडियम में सब कुछ होता है, सुक्रोज, अमीनो एसिड, विटामिन सब होते हैं। फोम मतलब झाग। हाँ बिल्कुल, ब्लेड से बैक्टीरिया की डेथ होगी या नहीं? हो भी सकती है, कुछ मर जाए, कुछ जिंदा रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो भी तो वो लोग बोल रहे थे बैक्टीरिया मरेगी कि नहीं, कुछ तो इसी से मर जाएंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों, ये हो गया मिक्सिंग का कंटेंट हो गया। अब बच्चों, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस कंटेनर में मैक्सिमम कैपेसिटी बैक्टीरिया हो चुकी है? मुझे कैसे पता चलेगा इस कंटेनर में मैक्सिमम कंटेंट हो चुका है बैक्टीरिया का? इसलिए यहां पर बच्चों एक सैंपलिंग पोर्ट होता है, मतलब सैंपल निकालने के लिए एक ओपनिंग होती है। क्या करते हैं, रेगुलर इंटरवल पर थोड़ा थोड़ा कल्चर मीडियम निकालते रहते हैं। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है डेंसिटी मीटर, उससे बैक्टीरिया की डेंसिटी चेक करते हैं। मान लो मुझे पता है कि जब बैक्टीरिया की डेंसिटी हो जाए 5 लाख पर mm³, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल है कि मान लो बैक्टीरिया की डेंसिटी 5 लाख पर mm³ हो गया, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी भर चुका है बैक्टीरिया से। तो मैं रेगुलर इंटरवल पर सैंपल निकाल लूंगा और डेंसिटी मीटर पर डाल दूंगा, वो डेंसिटी बता देगा। उसने डेंसिटी बताई 1 लाख बैक्टीरिया पर mm³, मतलब अभी बैक्टीरिया मैक्सिमम नहीं हुआ है। अब जब नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई करने दो, रेगुलर इंटरवल पर चेक करो। और जब मैंने चेक किया कि 5 लाख हो गया है तो रोको, इसे रोको, आउटलेट खोलो,
सारा कंटेंट निकालो। इन बैक्टीरिया के अंदर डिजायर्ड जीन थी, डिजायर्ड प्रोडक्ट बन चुका है, इन्हें मारो। कुछ तो मर गए होंगे ब्लेड्स के कारण, और कुछ हम मारेंगे, क्रश करके मार देंगे, ठीक है, और फिर इनसे निकालेंगे प्रोडक्ट बाय स्टेप 9 डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सही है? हां। तो कुल मिला के जब मैक्सिमम कैपेसिटी हो चुकी है तो इन बैक्टीरिया को ये कंटेंट सिस्टम बंद करो और कंटेंट निकालो, और फिर इनसे डिजायर्ड प्रोडक्ट निकालना है। लेबलिंग याद करनी है बच्चों। अच्छा, और सुनिए एनसीईआरटी क्या कहती है, डायग्राम के नीचे का पैराग्राफ देखना, लिखा है कि जो बायोरिएक्टर होते हैं, कोई सा भी हो, उनके पास 6 चीजें जरूर होती है। कोई भी बायोरिएक्टर हो, 6 चीजें जरूर होती है। देखना नीचे लिखा होगा पैराग्राफ पे, क्या क्या। एक लिखा होगा एजिटेटर सिस्टम। एजिटेटर मतलब मिक्सिंग वाला, एजिटेटर सिस्टम, ठीक। दूसरा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ऑक्सीजन देने के लिए। तीसरा पीएच कंट्रोल सिस्टम। चौथा टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। पांचवा फोम कंट्रोल सिस्टम, और छठा सैंपलिंग पोर्ट। हां बिल्कुल बच्चे, वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है प्रवीण। जो पढ़ते हैं इस फील्ड को, उनको ये सब बताया जाता है कि कौन सी चीज कैसे निकालेंगे, है ना? ठीक है, देखो मैं फिर से बोलता हूं, कोई भी बायोरिएक्टर हो, उनमें ये 6 चीज जरूर होगी। क्या क्या? मिक्सिंग के लिए एजिटेटर सिस्टम, ठीक। दूसरा ऑक्सीजन डिलीवर करने का सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, और सैंपलिंग पोर्ट, जहां से रेगुलर इंटरवल पर कल्चर से बैक्टीरिया निकालते रहेंगे, उनकी डेंसिटी चेक करते रहेंगे। क्या वो मैक्सिमम हो गई तो प्रोसेस रोको, कंटेंट निकालो, और उन बैक्टीरिया से निकालो डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय स्टेप 9 डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सही है? ये हो गया। अब बच्चों सैंपलिंग पोर्ट एक ओपनिंग है जहां से सैंपल निकालेंगे, ठीक है। अब अगला, इसमें तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सब कुछ वैसे ही, बस छोटे मोटे कुछ डिफरेंस है। आ जाओ देखो बच्चों, सबसे पहले तो यहां पर मिक्सिंग के लिए ये जो रॉड लगाई गई है, ये ऐसे ये घूमता रहेगा। देखो मेरी बात सुनो, कल्चर मीडियम भर दो, वही 75% ऑफ द कैपेसिटी, और ये स्टीरर ये मिक्सिंग के लिए लगा रखा है, ये मिक्सिंग के लिए रॉड लगा दी है। एक सेकंड रुकना, बहुत नीचे बना दिया है। ओह, देखो मिक्सिंग के लिए एक रॉड लगा दी गई है, ये देखो, ठीक। इसकी स्पीड ना बच्चों बहुत स्लो रखते हैं। यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर हाई स्पीड रोटेशन की जरूरत है, यहां पर स्लो स्पीड रोटेशन चाहिए। क्यों भाई? अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना? हां, अब समझो मेरी बात। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर ना बच्चों एक एक्स्ट्रा सेट आता है, ये एक सेकंड, यहां पर एक ये ऐसे लगा होता है, ये यहां से दोनों तरफ से बंद है भाई, यहां से भेजेंगे स्टेराइल एयर, बोले तो ऑक्सीजन, दोनों तरफ बंद है। फिर सर ऑक्सीजन कैसे जाएगी? ओ भाई इसमें पोर्स है। क्या है? पोर्स है। ये जो सेटअप लगाया मैंने, इसे कहते हैं स्पार्जर। क्या बोलते हैं? स्पार्जर। अरे तभी तो स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर कहा है। अरे मोटर ही तो घुमाएगा भाई, क्या कर रहे हो? हाँ अब सुनो, अब यहां पर स्लो स्पीड रोटेशन की जरूरत है, हाई स्पीड की जरूरत नहीं है। क्यों? समझना, ये स्पार्जर लगाया है बच्चों, यहां कल्चर मीडियम आपने डाल दिया है, बैक्टीरिया डाल दिया है, मल्टीप्लाई करने दो, इधर ऑक्सीजन भी दे दिया आपने। आपको नहीं लग रहा ऑक्सीजन इन छोटे छोटे पोर से, ऑक्सीजन इन छोटे छोटे पोर से बबल के फॉर्म में निकलेगी, बबल के फॉर्म में ऑक्सीजन निकलेगी। पूरे बर्तन में बबल ही बबल है,
तो आपको नहीं लगता ये बबल ही इतनी मिक्सिंग करा देंगे, पूरी हलचल मचा रखी है बबल्स ने, तो इतनी मिक्सिंग करा देंगे कि हाई स्पीड रोटेशन की जरूरत नहीं है। सही है। स्टेराइल मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। स्पार्जर ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के, अरे ये बबल्स के फॉर्म में निकल रहा है, तो पूरे कंटेनर में बबल ही बबल मिक्सिंग वैसे ही हो रही है, तो हाई स्पीड रोटेशन की जरूरत नहीं है। ठीक। दूसरी बात, बच्चों ये बबल बनने का क्या फायदा? देखो, जब कोई बबल बनाना तो इसके सरफेस पर, बबल जो होते हैं इसके सरफेस पर ढेरों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ रहेंगे। अगर ये बबल ना बने, समझना जरा, हाँ, बबल ना बने अगर, तो इतने गैसेस आर लूजली पैक्ड, गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड, बहुत दूर दूर होता है गैस के मॉलिक्यूल। लेकिन अगर बबल बन गया है तो बबल के सरफेस पर ढेरों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गए, तो कम सरफेस पर ज्यादा ऑक्सीजन हो गए या नहीं? सही है। क्या बोल रहा हूं? अरे भाई, अगर बबल ना बनता तो इतने एरिया में बहुत कम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते, लेकिन बबल बनने के कारण इतने ही एरिया में खूब ऑक्सीजन है। तभी तो एनसीईआरटी कहती है, देखना साइड में लिखा है कि बबल का बनना ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देता है ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। अरे सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज बढ़ा देता है, सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये है एक बात, एक कॉन्सेप्ट ये है। स्पार्जर, अरे भाई स्पार्जर में छोटे छोटे पोर हैं, ऑक्सीजन निकलेगी, बाहर लिक्विड है, तो ऑक्सीजन जब निकलेंगे तेजी से हाई प्रेशर के साथ लिक्विड में, तो बबल ही तो बनेंगे। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बबल का है बच्चों। अब ये जो बबल है ना बच्चों, ऊपर तक जा रहे हैं। अब ऊपर तक जब ये बबल जा रहे हैं, ऊपर तक ये बबल जब जा रहे हैं, तो समझना क्या होगा। एक सेकंड, जब बबल ऊपर तक जा रहे हैं तो ये बबल्स ना जाके सरफेस पर ट्रैप हो जाएंगे, ये बबल सरफेस पर ट्रैप होंगे, और बबल ना सरफेस को अपने साथ अपलिफ्ट कर लेंगे, सरफेस को अपने साथ अपलिफ्ट कर लेंगे, मतलब सरफेस ऐसी हो जाएगी बबल साथ में ऊपर। तभी तो एनसीईआरटी ने साइड में लिखा है गैस इंट्रेनमेंट। ओ भाई, इंटरटेनमेंट नहीं लिखा है कि सोचो गलत स्पेलिंग आ गई। इंट्रेनमेंट का मतलब है इंट्रैपमेंट, मतलब गैसेस को ट्रैप किया जा रहा है, सरफेस पर जाकर ये बबल्स ट्रैप हो रहे हैं और बबल्स को अपने साथ ऊपर लिफ्ट कर दे रहे हैं। सही है। तो ये जो बबल है पूरे सरफेस पे है, तो पूरे बबल का सरफेस बढ़ गया ना। तो आपको नहीं लग रहा, बैक्टीरिया को पहले ऑक्सीजन पाने के लिए सरफेस एरिया ये था, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन पाने के लिए सरफेस एरिया ये था, अब बढ़ गया। तो देखो ना साइड में एनसीईआरटी ने लिखा है सरफेस एरिया बढ़ गया ऑक्सीजन ट्रांसफर का, सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज बढ़ गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज बढ़ाने के लिए दो चीजें हैं। एक तो बबल का बनना, जिसके कारण बबल के चारों तरफ ढेर सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं। दूसरा ये भी तो सरफेस एरिया ही बढ़ा रहा है गैसेस एक्सचेंज के लिए, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों बायोरिएक्टर के दो टाइप, एक है सिंपल, एक है स्पार्स। लेकिन ध्यान रखना, ये रफ डायग्राम है, दोनों सिलिंड्रिकल होते हैं। ये रफ डायग्राम है स्पार्स का। ठीक है। हाँ, चलिए, तो बच्चों बायोरिएक्टर की बात भी मैंने कर ली। ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे। स्टेप नंबर 9, आखिरी स्टेप बच्चों, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। पता है ये कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है, एक सेकंड, एनसीईआरटी कहती है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ
बायोसिंथेटिक फेज। मतलब बायोसिंथेटिक फेज का क्या मतलब है? अरे वही जो बायोरिएक्टर में मल्टीप्लाई करा रहे थे उसी को कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज। मतलब कल्चर इन बायोरिएक्टर जो करा रहे थे, कल्चर करा ही चुके हो, कल्चर करा ही चुके हो, कल्चर करा चुके हो, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो चुकी है, उनके अंदर डिजायर्ड प्रोडक्ट बन चुका है, ऑक्सीजन गैस है भाई। ठीक है। अब बायोरिएक्टर में कल्चर मीडियम था, कल्चर मल्टीप्लाई हो गई बैक्टीरिया, उनके अंदर डिजायर्ड प्रोडक्ट भी बन चुका है, डिजायर्ड प्रोडक्ट भी बन चुका है। ठीक है। अब डिजायर्ड प्रोडक्ट जब बन ही चुका है, डिजायर्ड प्रोडक्ट बन ही चुका है, तो अब क्या बोला था कि ये रहा बायोरिएक्टर, कल्चर मीडियम पूरा हो चुका है, आउटलेट खोलो, कंटेंट बाहर निकाल लो। अब क्या करो, ये बैक्टीरिया कुछ मरी है, नहीं मरी है, मारो उन्हें और उनसे प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लो, आइसोलेट कर लो, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट निकाल लो। निकल गया प्रोडक्ट, बैक्टीरिया को मारकर प्रोडक्ट निकाल लिया। अब प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करो, प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करो, प्रोडक्ट प्यूरिफाई हो तो गया, लेकिन ये जो प्रोडक्ट आपने प्यूरिफाई किया है, हो सकता है ये जल्दी खराब हो जाए, तो कोई प्रिजर्वेटिव डाल दो। कोई गंदा सा कलर है तो अच्छा कलर देने के लिए कलरिंग एजेंट डाल दो। कुछ खाने वाली दवाई बनाई है तो फ्लेवर दे दो, फ्लेवरिंग एजेंट। आजकल तो दवाइयां भी फ्लेवर में आ रही हैं। तो प्रोडक्ट प्यूरिफाई करने के बाद एडिशन ऑफ, लंबे समय तक सही सलामत रहे उसके लिए क्या करना है, सुटेबल प्रिजर्वेटिव डालो। ठीक है। कलरिंग एजेंट डालो कलर देने के लिए। खाने वाली कोई मेडिसिन बनाई है तो फ्लेवरिंग एजेंट डालो। ठीक है, हो गया। अब इसकी क्वालिटी चेक करो भाई, इसकी क्वालिटी चेक करो। कहीं खराब प्रोडक्ट, कहीं हमारे कंपनी के स्टैंडर्ड के बाहर तो नहीं बन गया, कोई अंडररेटेड प्रोडक्ट तो नहीं बन गया। तो क्वालिटी चेक करो, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटी चेक करो उसकी। प्रोडक्ट जो है कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर नहीं है तो रिजेक्ट करो। सही है, तो क्वालिटी चेक करो। और अगर मेडिसिन बनाया है, मेडिसिन बनाया है, नहीं प्रोडक्ट बना के, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मरेंगी भी तो प्रोडक्ट बनाकर ही, अब कुछ मर भी गई तो कोई बात नहीं यार, वहां तो करोड़ों हैं। अब क्वालिटी चेक करने के बाद मैं बोल रहा हूं मेडिसिन बनाया है आपने प्रोडक्ट के नाम पर, फॉर्मुलेशन मतलब यही, ये ऐड करना। अगर आपने मेडिसिन बनाया बच्चों तो क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा। जब से कोविड हुआ सबको पता है क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है। आगे बंदरों में या चूहों में करेंगे, फिर इंसानों में करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट कोई ड्रग है, ड्रग का मतलब यहां पर मेडिसिन है, अगर आपने प्रोडक्ट के नाम पर कोई मेडिसिन बनाई है तो फॉर्मुलेशन मतलब बता तो दिया यार, ये सब ऐड करना। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं अगर मेडिसिन है तो क्लिनिकल ट्रायल करो। सेफ तो है कि नहीं पता चले, जिस इंसान को दिया वही मर जाए, तो सारी चीजें जांच हो जाएंगी। इसके बाद प्रोडक्ट की पैकेजिंग होगी और फिर मार्केटिंग होगी। आगे पैकेजिंग होगा प्रोडक्ट का, फिर मार्केट में आ जाएगा। मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। सही है, ये करेंगे। अब सुनो मेरी बात, फिर से सुन लो मेरी बात, बिल्कुल क्लियर कट। सबसे पहले बायोरिएक्टर से बैक्टीरिया निकाला, क्रश कर दिया, मार दिया, मारने के बाद उनसे प्रोडक्ट निकाल लिया, प्यूरिफाई कर लिया, जल्दी खराब ना हो प्रिजर्वेटिव डाल दिया, अच्छा सा कलर दे दिया, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया, कुछ खाने वाली मेडिसिन बनी है तो। फिर क्वालिटी चेक करो अपने कंपनी के स्टैंडर्ड को मैच करता है या नहीं।
अपन जब बड़े बड़े प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या कुछ भी बड़े प्रोडक्ट हो, तो आपको पता है उसमें एक स्टिकर मिलता है अपन को, उसमें लिखा होता है QC। क्या लिखा होता है? QC पास्ट। QC पास्ट उसका मतलब यही है, क्वालिटी कंट्रोल पास्ट। मतलब वो प्रोडक्ट हमारे कंपनी के स्टैंडर्ड को पास करता है, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैच करता है। सही है। अब क्वालिटी चेक हो गई, अगर दवाई बनाए तो क्लिनिकल ट्रायल करो। सही है। और क्लिनिकल ट्रायल में सब सेफ रहा तो पैक करो और मार्केट में भेज दो। अब एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों, समझो। एनसीईआरटी क्या कहती है, कल्चर करने के बाद से लेकर जब तक प्रोडक्ट मार्केटिंग के लायक ना बन जाए, जो जो करेंगे वो कहलाएगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या कहलाएगा? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। हाँ, मॉड्यूल में एक स्ट्रेच थोड़ा कम है, लेकिन मैंने पूरा दिखा दिया है, ध्यान से देखना। मैं क्या बोल रहा हूं, एनसीईआरटी लिखती है कि यहां से निकालने के बाद से लेकर प्रोडक्ट मार्केट के लायक ना हो जाए, मतलब ये पूरा, ये जो एक लाइन से है, ये सब क्या है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मार्केट में आ गया प्रोडक्ट। लास्ट लाइन बच्चों, एनसीईआरटी की भी और मेरी भी, एनसीईआरटी ने अंत में एक चीज लिखी है कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए प्रोसेसिंग और क्वालिटी चेक अलग अलग होगा। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए प्रोसेसिंग और क्वालिटी चेक अलग अलग होगा। क्यों भाई? देखो, मान लो मैंने कुछ स्किन के लायक प्रोडक्ट बनाया, स्किन के लायक प्रोडक्ट बनाया, तो उसमें मैं क्वालिटी क्या चेक करूंगा कि लॉन्ग टर्म स्किन में यूज करने से एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होगा, साइड इफेक्ट तो नहीं, यही चेक करूंगा। अरे भाई, उसमें क्वालिटी के नाम पे ये थोड़ी चेक करूंगा कि खा लूंगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो नहीं पड़ेगा ना, ये तो नहीं चेक करेंगे। इंटरनल बॉडी ऑर्गन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये नहीं चेक करेंगे। अरे तभी तो स्किन के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके कर्टन में, उनके बॉक्स में सब कुछ छोटा छोटा लिखा होता है, लेकिन एक चीज थोड़ा सा बड़ा लिखा होता है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। वो चेतावनी है कि भाई देखो, स्किन में लगाओगे कुछ नहीं होगा, आप खा लिए क्या होगा हमें भी नहीं पता। सही है। लेकिन बच्चों, अगर इंटरनल यूज का कोई प्रोडक्ट बनाया है, फिर तो आपको सब चेक करना पड़ेगा। उसका टेस्ट कैसा है, फ्लेवर कैसा है, इंटरनल ऑर्गन पे कोई इंपैक्ट तो नहीं डालता, सब चेक करना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए प्रोसेसिंग और क्वालिटी चेक अलग अलग होगा। सही है। तो इस चैप्टर की आखिरी लाइन मेरी तरफ से अगले पेज में, क्या? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बच्चों, आखिरी लाइन यहां के लिए, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए प्रोसेसिंग और क्वालिटी चेक अलग अलग होगा। सही है। ठीक है बच्चों। अब एनसीईआरटी की समरी में बच्चों जाओ, कुछ चीजें बता देता हूं। एनसीईआरटी की समरी में 8वीं लाइन में एक फेरी नाम का शब्द होगा। क्या? समरी में फेरी नाम का एक शब्द होगा। फेरी का मतलब है ट्रांसफर, फेरी का मतलब है ट्रांसफर। सही है। एक और चीज मोहम्मद, ध्यान से सुन लेना, फिर जाएंगे अपन, है ना, थोड़ा सा। फेरी मतलब ट्रांसफर, ठीक है, हो गया। अब एक बात और बच्चों, थोड़ा पीछे जाके बता रहा हूं, हाँ, रुकना, ध्यान सुनना बच्चों। जिस चैप्टर में, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि रिकम्बिनेंट डीएनए पहली बार किसने बनाया था? स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने। पहला रिकम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने, यही पढ़ा है। लेकिन मान लो बच्चों, नीट में एक क्वेश्चन आ गया, नीट में एक क्वेश्चन आ गया कि डीएनए प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया से निकालना, फिर उसे दूसरी बैक्टीरिया में डालना, एक सेल से प्लाज्मिड निकाली दूसरी में डाली, यह टेक्निक किसने डेवलप करी?
समझो क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से बोलता हूं कि रिकम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? कोहेन और बॉयर ने, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने पहला रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। लेकिन क्वेश्चन आ जाए किसी सेल से प्लाज्मिड निकालना फिर दूसरे में डालना, यह टेक्निक किसने डेवलप की? तो आंसर जाएगा बच्चों कोहेन। क्या जाएगा? कोहेन। बात रही सर ये कहां लिखा है, तो सुनो मेरी बात, कोहेन जाएगा। क्यों जाएगा? सुनो, एनसीईआरटी में जहां यह चैप्टर शुरू हुआ है, एनसीईआरटी में जहां वो चैप्टर शुरू हुआ है, उसके पहले साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट की फोटो बनी है। तो साइंटिस्ट की फोटो वाला जो पेज है उसके आखिरी पैराग्राफ देखो कहीं लिखा है क्या ऐसा? चैप्टर की शुरुआत के पहले एक फोटो बनी है, उसी पेज में लास्ट पैराग्राफ में देखो कहीं लिखा होगा कि कोहेन ने डेवलप किया था टेक्निक किसी सेल से प्लाज्मिड निकालना और उसे दूसरे में डालना। आ सकता है सवाल? हाँ, उसी साइंटिस्ट की फोटो जिसमें ना उसी पेज का आखिरी पैराग्राफ, उसी में देखो लाइन होगी, कोहेन ने डेवलप किया था मेथड प्लाज्मिड को रिमूव करना फिर दूसरी सेल में डालना। ठीक है बच्चों, ये हो गया। हाँ बिल्कुल, लास्ट से 7 लाइन हो गया। अच्छा, अब बात क्लोज हो गया बच्चों ये चैप्टर। बहुत डिमांड आ रही है क्वेश्चन करने की, नीट 2025 का एक सवाल वो बता देता हूं। मॉड्यूल नंबर 10 चाहिए ना, 9 नहीं, 10 बोला था यार। बच्चों रुक जाओ, मैं मॉड्यूल 10 मंगा रहा हूं, 2-4 मिनट रुके, 2 मिनट रुके, अभी मंगा रहा हूं। चैप्टर से कितना आएगा टेस्ट में तो बता दिया था ना बच्चे पिछली ही क्लास में, इलेक्ट्रोफोरेसिस तक आएगा। क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस तक आएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस तक, ठीक है ना। और बच्चों ये लेक्चर लेने की मेरी एक वजह ये थी, समझिएगा समझिएगा, क्या कि प्रिंस 2.0 को बोल रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आप पूरा पढ़ चुके हैं, बायोटेक का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, इनकम्प्लीट नहीं है। अब आराम से एक चैप्टर नया तैयार करना है, दिवाली में लेक्चर देखने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। जब तक आप नहीं देखोगे तब तक वन शॉट नहीं लाऊंगा मैं, आगे पूरा देख लें आप लोग, इसके बाद ही मॉलिक्यूलर और पीओआई का लाऊंगा वन शॉट। अरे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना था बच्चे, कोहेन ने टेक्निक डेवलप करी थी किसी सेल से प्लाज्मिड निकालना और दूसरे सेल में डालना, बस ये टेस्ट में बताया ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस तक आएगा, तो वो पढ़ लीजिए, इसके बाद ही वन शॉट आएगा। और इन सभी चैप्टर के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन नहीं, सेमी मेजर के पहले नहीं बच्चे, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी ना। वन शॉट हेल्पफुल तब होता है जब नीट नजदीक आने लगता है, ठीक है। हाँ पूरा देखो बच्चे, और वो क्वेश्चन जो आया था नीट में वो बता देता हूं। देखो भाई, क्वेश्चन आया था, एक प्लाज्मिड है, एलियन पीस ऑफ डीएनए ECOR1 की मदद से डाला गया है, और पता है ECOR1 वाला साइट कहां है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज में, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के अंदर ECOR1 की साइट है, वहां पर डिजायर्ड जीन डाला, तो कौन सी जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, समझे क्या? तो जो कलरलेस कॉलोनी आएगी ना बच्चा, रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया कौन होगी? कलरलेस कॉलोनीज, है ना। आप बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के अंदर ECOR1 की साइट है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के अंदर डिजायर्ड जीन डाल रहे हो, तो उसका क्या हो जाएगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और जब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो कलरलेस कॉलोनीज ही तो आएंगी। क्या कलरलेस कॉलोनीज आएंगी? बोले तो व्हाइट कॉलोनीज आएंगी, सही है। और तीनों चैप्टर का असाइनमेंट यही है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सब कुछ करके रखो बच्चों।
दिवाली का भरपूर यूज करना है आपको। जितना भी बैकलॉग है सब खत्म होकर आना वापस। पिछली क्लास में बोला था दिवाली मनानी है, दिवाला नहीं निकालना है, रेस में बने रहना है। तो दिवाली का भरपूर टाइम रोज 4 से 5 घंटे निकालिए जिसमें खूब मौज मस्ती करेंगे, पढ़ाई के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन बाकी टाइम सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। समझ गए? ठीक है बच्चों, मिलते हैं दिवाली के बाद। हैप्पी दिवाली, लव यू ऑल।